हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज हम शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले है सरल से जटिल की ओर, सेकंड है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, नेक्स्ट मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तो ये नेट के एग्जाम में कई बार ये शिक्षण सूत्र पूछ लिए जाते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब धीरे धीरे करके हम सारे जितने भी हमारे शिक्षण सूत्र हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल ले लेंगे। सबसे पहला हमारा बताया गया है सरल से जटिल की ओर, यानी कि इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों को सरल चीज़ों से अवगत कराओगे और उसके बाद धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओगे और जटिलता की तरफ बढ़ोगे। मान लीजिए सबसे पहले आपने छोटा बड़ा पढ़ाया, काखा गागा पढ़ाया, फिर आप 2 अक्षर के शब्द पढ़ाइए, उसके बाद 3 अक्षर के पढ़ाइए, उसके बाद आप मात्राओं का ज्ञान दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें सबसे पहले आप छात्राओं के पूर्व ज्ञान का पता लगाओगे। आप पहले ये पता लगाओगे कि छात्राओं को पता क्या है या छात्रों को पता क्या है। उसके बाद उस ज्ञान के आधार पर आप नया ज्ञान उन्हें देना प्रारंभ करोगे। तो इसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि सबसे पहले आप छात्रों छात्राओं को मूर्त चीज़ों से अवगत कराओगे। यानी मान लीजिए आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, यानी पृथ्वी के बारे में आपको उनको पूरी नॉलेज देनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनके सामने पृथ्वी है उसका एक मॉडल रखोगे, यानी ग्लोब रखोगे। उन्हें बताओगे कि पृथ्वी ऐसी होती है, यानी मूर्त। ये जो आपका ग्लोब है वो एक तरीके से मूर्त पदार्थ हो गया। और उसके बाद आप उस पृथ्वी के बारे में सारी डिटेल्स देना शुरू करोगे। यानी कि जो हमारी अमूर्त पृथ्वी है, जिसे हमारे विचारों में है कि वो दिखती कैसी होगी, उसके बारे में आप शिक्षण करना प्रारंभ कर दोगे। यानी कि मूर्त पदार्थ से अमूर्त की ओर चलोगे। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर। यानी कि क्या होता है, जब छात्र या छात्राएं होती हैं तो उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अपने शिक्षण के माध्यम द्वारा उनके प्रश्नों की यानी उनकी शंकाओं का सही समाधान करना चाहिए, जिससे उनका जो ज्ञान हो उसमें निश्चितता आए, यानी कि जो उनका अनिश्चित ज्ञान है उसमें निश्चितता आ जाए। नेक्स्ट है हमारा विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर ये आगमनात्मक तर्क कहलाता है। इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो हमारा विशेष से सामान्य की ओर होता है इसे आगमनात्मक तर्क कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम विशिष्ट चीज़ें बताते हैं, फिर धीरे धीरे विशिष्टता से हम सामान्य की ओर आते हैं, ठीक है। यानी कोई विशिष्ट चीज़ बताई, उसके बाद धीरे 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 करके हम उसे सामान्य की ओर लाते हैं, यानी उसका सामान्यीकरण हो जाता है। यानी कि ऐसी चीज़ बताना जो कोई एक चीज़ विशिष्ट है, उसके बाद वो सारी चीज़ों में है, ठीक। पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण से अंश की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी छात्र को पूरे विषय के बारे में हम बता देंगे, ठीक है, अच्छे से उस विषय के बारे में अवगत करा देंगे। यानी कि हम ये बता देंगे कि हम विषय में ये विषय क्या है, इसका मतलब क्या चीज़ हम अध्ययन करना जा रहे हैं, और धीरे धीरे फिर उस विषय की छोटी छोटी चीज़ों को हम बताना शुरू करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें पेड़ के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हमने पेड़ दिखा दिया, उसके बाद हम अब पूरा पेड़ दिखा दिया यानी पूर्ण दिखा दिया। अब धीरे धीरे हम उसके अंश की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि उसकी शाखाएं कैसी होती हैं, उसका जड़ कैसा होता है, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले आपने पूरी वस्तु दिखा दी और उसके बाद उस वस्तु के भागों को बताना शुरू किया। नेक्स्ट है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यानी कि सबसे पहले आप ज्ञान को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, यानी विशिष्ट जो आपका जो विषय वस्तु है आप उसको छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, उसको फिर उसका आप ज्ञान कराइए और फिर उन सारे जो विषय वस्तु का आपने ज्ञान कराया था उसको संगठित कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज़ को खंडों में बांटिए, और संश्लेषण का अर्थ होता है कि उन खंडों को संश्लेषित कर दीजिए, यानी कि संगठित कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। यानी कि सबसे पहले
हम छात्रों या छात्राओं को उन चीज़ों का ज्ञान कराएंगे जिसमें वो रुचि लेते हों। मनोवैज्ञानिक का मतलब यही होता है कि आप छात्रों या छात्राओं को ऐसे शिक्षित करोगे जो उनकी योग्यता के अनुसार हो, उनकी आयु के अनुसार हो, उनकी क्षमता के अनुसार हो, उनकी रुचि के अनुसार हो। तो सबसे पहले आप उन्हें ऐसे विषय वस्तु पढ़ाओगे जो मनोवैज्ञानिक हो, उनकी रुचि पैदा करे, और धीरे धीरे करके आप तार्किक की ओर बढ़ोगे, यानी कि आप अपने विषय वस्तु की तरफ बढ़ोगे। तो ये हमारे कुछ शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गए, यानी कुछ सूत्र हो गए, सिद्धांत नहीं सूत्र हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे कुछ शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत ये है कि जब तक आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक आप बच्चों को प्रेरित नहीं करोगे, पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करोगे। जब तक बच्चा प्रेरित नहीं होगा वो कुछ भी शिक्षण ग्रहण नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहला सिद्धांत ये है कि आप प्रेरणा, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करो। नेक्स्ट है हमारा रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यानी विषय वस्तु आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को रुचि आए। ठीक है, तो हमारी विषय वस्तु ऐसी हो, हमारी शिक्षण विधियां ऐसी हो, इतनी प्रभावशाली हो जिससे कि उसमें बच्चों के अंदर रुचि पैदा हो। नेक्स्ट है हमारा जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। यदि आपको बच्चों के अंदर अधिगम को स्थायी करना है, उन्हें प्रभावशाली बनाना है, तो उसके लिए हमें उनका जो विषय वस्तु है उसे जीवन के साथ जीवन के साथ है उसे जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। यानी उन्हें आसपास की चीज़ों से एग्जाम्पल दे करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाइए, जिससे उन्हें सीखने में सुविधा भी हो और उनका ज्ञान स्थायी भी हो। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, उसकी रुचियाँ अलग हैं, उसकी क्षमताएं अलग हैं, उसकी योग्यताएं अलग हैं। तो उसके हिसाब से, यानी व्यक्तिक विभिन्नता में क्या होता है, प्रत्येक बालक अलग होता है। तो शिक्षक को क्या चाहिए, ऐसी शिक्षण विधियों का यूज़ करना चाहिए जो सभी बालकों के लिए उपयोगी हों। यानी उनको सभी बालकों के लिए उपयोगी का मतलब ये है कि उस शिक्षण विधि के माध्यम द्वारा सभी बालक सीख सकें। यानी उसमें व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर जो है हम शिक्षण करेंगे, अपना हर बच्चे का ध्यान रख करके हम अपना शिक्षण करेंगे। नेक्स्ट है योजना का सिद्धांत। आप जो कुछ भी शिक्षण कर रहे हो उसको सबसे पहले उसकी योजना बना लीजिए। आपको किस विषय को पढ़ाना है, उसके लिए आपको कौन सी शिक्षण विधियों का यूज़ करना है, किस तरीके से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, तो इन सबको आप एक योजना की तरह योजना बना लीजिए और उसके बाद आपको कक्षा में उसी के अकॉर्डिंग आप शिक्षण करिए, जिससे आपका शिक्षण प्रभावशाली हो सके और बच्चों को भी सीखने में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारा विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत ये होता है कि आप पूरा चैप्टर एक साथ मत पढ़ाइए। ठीक है, आप उसकी छोटी छोटी यूनिट्स यानी छोटे छोटे टॉपिक बना लीजिए और उस छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ाइए। अगर आप पूरा जो है चैप्टर एक साथ पढ़ा देंगे तो बच्चों को ठीक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे टॉपिक करके पढ़ाएंगे तो वो बच्चों को कहीं ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो विभाजन के सिद्धांत में ये है कि आप अपना जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे भागों में या छोटी छोटी यूनिट्स में बांट लीजिए। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत ये है कि कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ सभी छात्रों को अपनी बात कहने का पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि जो कक्षा का माहौल होना चाहिए वो थोड़ा सा स्वतंत्र होना चाहिए, जहाँ बालक बिना डरे अपने विचारों को व्यक्त कर सके, जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हो सके। और लोकतांत्रिक व्यवहार का मतलब ये होता है कि शिक्षक को सभी बालकों के साथ एक जैसा समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत है। पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत ये कि अगर आप शिक्षण को बच्चों के अंदर अगर अधिगम को स्थायी बनाना चाहते हो तो उनको बार बार पुनरावृत्ति और अभ्यास कराना चाहिए, जिससे उनका जो ज्ञान हो वो स्थायी हो जाए। जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ना लिखना बार बार सिखाया जाता है, वो कोई गलतियां करते हैं तो उसका अभ्यास कराइए, जिससे उनका जो शिक्षण हो, जो ज्ञान हो वो स्थायी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत ये होता है कि यदि कोई बच्चा कक्षा के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो उसे शाबाशी देनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो बच्चा आगे और भी मेहनत करेगा, उसे प्रेरणा मिलेगी। और जब हम उस बच्चे को प्रबलन दे रहे हैं, उस बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं, तो उससे कक्षा के अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए, जिससे हमें भी किसी तरह का पुरस्कार मिले। नेक्स्ट है हमारा इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। यानी कि आप जो है बच्चों की इंद्रियों को प्रशिक्षित करोगे, और इंद्रियों के प्रशिक्षण में सबसे ज़्यादा जो शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है वो ICT का उपयोग किया जाता है। आप दृश्य श्रव्य सामग्रियों का यूज़ कर सकते हो, जिससे बालकों की इंद्रियों का अच्छे से प्रशिक्षण हो सके। जो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं वो दृश्य श्रव्य यानी हमारे आँख कान इत्यादि को, जितनी भी हमारी इंद्रियाँ होती हैं उनको सक्रिय बनाती हैं। तो शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में इंद्रियों के प्रशिक्षण के सिद्धांत पर भी बल देना चाहिए।
तो ये हमारे शिक्षण के सिद्धांत हो गए, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला इसमें शिक्षक की शैक्षिक योग्यता। ठीक, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता कितनी है, वो कितना पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये चीज़ें शिक्षण को प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है और किसी ने नेट किया हुआ है, तो दोनों की शैक्षिक योग्यता में फ़र्क होता है। यानी जो बीएड करेगा वो माध्यमिक शिक्षाओं को पढ़ाएगा, 12th तक के बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन जिसने नेट किया हुआ है वो अपर क्लासेस को पढ़ाएगा। तो ये शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता है, ये शिक्षण को प्रभावित करती हैं। शिक्षक का अनुभव कैसा है, ठीक है, उसने अपनी लाइफ में कितना मतलब एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो एक्सपीरियंस वो अपने छात्रों के साथ शेयर करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा जिस शिक्षक के पास एक्सपीरियंस होता है उतना ज़्यादा उसका शिक्षण प्रभावी होता है, और जितना ज़्यादा वो अपने अनुभवों को छात्रों के साथ बांटता है उतना ही छात्र का ज्ञान स्थायी होता है। तो ये जो शिक्षक का अनुभव होता है वो शिक्षण को प्रभावित करता है। शिक्षक का आर्थिक कारक। अगर शिक्षक आर्थिक रूप से परेशान है तो वो अपने शिक्षण पर ध्यान नहीं दे पाएगा। मतलब उसका ये है कि शिक्षक जो है इन्हीं समस्याओं में लगा रहेगा कि भाई मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है तो उसका कैसे इलाज होगा, मेरा ऐसे हो गया तो उसका कैसे इलाज होगा। यानी अगर वो आर्थिक रूप से ठीक नहीं है तो ये चीज़ उसके शिक्षण पर प्रभावित करेगा, यानी उसके शिक्षण को प्रभावित करेगा। वो कक्षा के अंदर भी वही चीज़ें सोचता रहेगा और वो प्रभावशाली शिक्षण नहीं कर पाएगा। तो शिक्षक का जो आर्थिक कारक है वो भी शिक्षण को प्रभावित करता है। शिक्षक का शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का मतलब ये है कि शिक्षक को शिक्षण के बारे में कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, उसको क्या शिक्षण तकनीकियों का इस्तेमाल करना आता है, उसे क्या अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण करना आता है, वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ें जो शिक्षण में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें उसको कौशल हासिल है कि नहीं हासिल है। यदि शिक्षक को शिक्षण कौशल का ठीक से ज्ञान नहीं है तो उसका शिक्षण प्रभावित होगा, यानी कि शिक्षण प्रभावशील नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा विषय वस्तु है। विषय वस्तु ये मतलब कि मान लीजिए कि कोई शिक्षक है, वो विज्ञान का शिक्षक, और उसको कह दिया जाइए आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए, तो वो उतने अच्छे से कक्षा में अपने शिक्षण को नहीं पढ़ा पाएगा, यानी उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। शिक्षक हमेशा तभी अपना शिक्षण प्रभावशाली दे सकता है जब उसका विषय वस्तु पर पूरा पूरा अधिकार होता है। यानी उससे बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, उस विषय वस्तु के बारे में उसे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो उसी टाइम उस बच्चे की शंका को दूर कर सके। यानी हम जिस चीज़ में हम जो है परफेक्ट हैं, हम उसी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमें नहीं पता है तो हम उस चीज़ को कक्षा में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षक का विषय वस्तु पर पूरा अधिकार होना ज़रूरी है। ये शिक्षण के लिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक का विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा कक्षा का वातावरण। हमारा कक्षा का वातावरण भी शिक्षण को प्रभावित करता है। कोई शिक्षक ऐसा है जो कक्षा में जो है अनुशासन नहीं ला पाता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, शिक्षण प्रभावित होगा। बच्चे उसकी बात को नहीं सुनेंगे, कक्षा के अंदर अनुशासनहीनता फैलती जाएगी। लेकिन अगर किसी शिक्षक को कक्षा को नियंत्रण करना आता है, अच्छे से बच्चों को हैंडल करना आता है, तो उसका शिक्षण प्रभावशाली होगा। यानी बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो इससे जो है बच्चों में जो है शिक्षण का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो शिक्षण को प्रभावित करती हैं। इसमें शिक्षक की शैक्षिक योग्यता हो गई और शिक्षक का अनुभव हो गया, उसके बाद आपका जो है शिक्षक का आर्थिक कारक हो गया, शिक्षक का शिक्षण कौशल हो गया, विषय वस्तु हो गई और कक्षा का वातावरण हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो शिक्षण को प्रभावित करती हैं।